वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन पेपर, उसकी आंसर की और उसका सोल्यूशन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यह एग्जाम 11 अक्टूबर 2020 को अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। इसमें हम जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे उनका आंसर एबीसीडी के फॉर्मेट में डायरेक्ट देखेंगे और इसके अलावा जो डाउटफुल क्वेश्चन होंगे हम उन पे स्पेशली एम्फेसिस देंगे और जो जरूरी होंगे उनका भी हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास सेट भी है, इसके हिसाब से आप भी देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सेट है। उसमें क्वेश्चन वही है, बस सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेट बी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालयन रिवर निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ट्रांस हिमालयन रिवर ऐसी रिवर होती हैं जिनका ओरिजिनेशन ग्रेट हिमालयाज के बियॉन्ड होता है। दैट मीन्स इसके अंतर्गत इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र रिवर आती हैं और इसमें ऑप्शन में सतलज दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, सतलज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टाइगर सेंसस 2018 जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी जुलाई 2020 में, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारत में विश्व की कुल आबादी का 70% बाघ रहते हैं। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, तो ये स्टेटमेंट सही है पूरी तरह से। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। दोस्तों यह भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपको डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं, लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे तो इस रिपोर्ट के अनुसार आंसर सेकंड भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में है अंगामी नागालैंड, सही है, जनजाति नागालैंड की है। बिरहोर झारखंड की है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, गलत है। टोडा तमिलनाडु के नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, आपको पता ही होगा। तो खस कहाँ पाई जाती है, खस की अगर बात की जाए, जो खस ट्राइब है वह पाई जाती है उत्तराखंड के जैसे कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, सिक्किम और असम में भी पाई जाती है। ओके दोस्तों, तो खस को आपको खासी से कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर इसका हो जाएगा सी। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश से सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 को मेजबानी की। इसकी मेजबानी की यूके ने, बोरिस जॉनसन ने इसका आयोजन किया था। बोरिस जॉनसन ने इसका जो संबोधन किया था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको वर्चुअली समिट में पार्टिसिपेशन किया था। आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है झीलों को सही सुमेलित करना है। साला झील अरुणाचल प्रदेश सही है, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर में, कालीवेली झील ये तमिलनाडु में। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्मार्ट बॉम्ब है या रॉकेट लॉन्चर है या ऑफशोर पेट्रोल व्हीसल है या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों यह अपतटीय गश्ती जहाज है, ऑफशोर पेट्रोल व्हीसल है, ऑफशोर पेट्रोल व्हीसल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 का सी आंसर हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके दोस्तों, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कथन ये देखिए, अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। गलत है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। मुंबई सबसे बड़ा केंद्र है, अहमदाबाद का दूसरा स्थान आता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। आप कह रहे होंगे कि सर कैसे गलत कह रहे हैं, गलत है तो गलत कह रहा हूं मैं आपको। मुंबई पहला है, अहमदाबाद का दूसरा स्थान आता है, आप चेक कर लीजिएगा नहीं तो। इसका आंसर हो जाएगा डी। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। रीजन सही है, स्टेटमेंट गलत है। मुंबई का पहला स्थान है, अहमदाबाद का दूसरा है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किसने किया है, हरियाणा ने, हरियाणा ने किया है। बी आंसर हो जाएगा। 8 का हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 9th का देखिए, भारत की नवीनतम श्रेणी यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमाद्री। और सबसे पुरानी कौन सी है, अरावली। आंसर क्या हो जाएगा 9th का ए। 10th देखिए, 10th है 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया दोस्तों, कोलकाता, नोएडा और मुंबई का। कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। ओके दोस्तों, 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। ओके दोस्तों, आंसर हो जाएगा 10th का बी। 10th का आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 11th
इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ पे है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, आपको पता होगा। मोल्लेम कहाँ पे है? गोवा में। और कलेसर कहाँ पे है? कलेसर है हरियाणा में। और बेतवा कहाँ है? झारखंड में। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? A4 इंद्रावती छत्तीसगढ़, B3 मोल्लेम गोवा, C2 कलेसर का हो जाएगा हरियाणा, और डी का बन हो जाएगा बेतवा का झारखंड। ओके, रेवंत का हो गया ए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कुशीनगर हवाई अड्डे को अभी हाल ही में 24 जून 2020 को स्वीकृत किया गया है, उसको एक स्टेटस दिया गया है, इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया है, उसको इंटरनेशनल स्टेटस दिया है यूनियन कैबिनेट ने कुशीनगर हवाई अड्डे को। 12th का आंसर हो जाएगा डी। 13 देखिए दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच, ध्यान दीजिए, नॉट करेक्टली मैच, मिनरल और माइनिंग सिटी से मैच करना है। कॉपर दोस्तों चित्रदुर्ग गलत है, चित्रदुर्ग एक कॉपर गलत है। ओके दोस्तों, चित्रदुर्ग में नहीं पाया जाता है। लॉयस की बात करें तो बेल्लारी में पाया जाता है, सही है, बेल्लारी में पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज देखिए बालाघाट वगैरह में पाया जाता है, भिलवाड़ा में नहीं है, गलत है। बॉक्साइड कटनी ये सही है, कटनी में भी बॉक्साइड पाया जाता है, और भी अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन कटनी में भी पाया जाता है, माइनिंग होती है वहां से। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर 2 और 4 तो हो गए सही सुमेलित, और 1 और 3 गलत सुमेलित हो गए। इसमें पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तांबा चित्रदुर्ग से सुमेलित नहीं है, और मैग्नीज भीलवाड़ा से करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है पूछा है। अगर पूछा जाता सही सुमेलित है तो इसका आंसर हो जाता 2 और 4। लोएस्ट बेल्लारी में पाया जाता है, माइनिंग भी है, और बॉक्साइड कटनी में जो है उसकी माइन भी है। ओके दोस्तों, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में नहीं चुना गया है? देखिए दोस्तों, भारत को चुना गया था, इसके अलावा आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको भी चुना गया था, कनाडा को नहीं चुना गया था, इसलिए इसका 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नहीं चुना गया है, नॉट पूछा है, इसका हो जाएगा डी। और इसके अलावा कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? आपको बताइए होगा, पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच में स्थित है, आंसर हो जाएगा 15 का बी। अब देखिए 16, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा की है, तो 29 जुलाई 2020 को घोषित की है, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी, और इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तब से कितने वर्ष हो गए? 1986 से 34 ईयर हो गए। यहाँ पर क्या लिया हुआ, लिखा हुआ 38 वर्ष, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा, 38 ईयर नहीं थे, 38 ईयर के कारण ये गलत हो गया। ओके दोस्तों, 38 ईयर के कारण ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरा गलत है, क्योंकि 38 नहीं 34 ईयर हुए हैं। ओके दोस्तों, 38 लागू शिक्षा नीति को बदल देगी अभी नई शिक्षा नीति, तो आंसर उसका ए हो जाएगा, 16 का ए। 17वां देखिए दोस्तों, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले चंबल आ जाएगी, चंबल के बाद आएगी सिंध, सिंध के बाद क्या आ जाएगी? केन, और केन के बाद क्या सॉरी चंबल के बाद आ जाएगी सिंध, और सिंध के बाद आ जाएगी बेतवा, बेतवा के बाद सबसे लास्ट में आ जाएगी केन। पश्चिम से पूर्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, पश्चिम से पूर्व। 17वें का आंसर हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 18, दिल्ली में अभी हाल ही में विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है 7 अगस्त 2020 को, इसलिए कोई कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है, सीधा फैक्चुअल है। इसके 18 का हो जाएगा आंसर सी, दिल्ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, जर्मनी नॉर्मेंडी में नहीं है, बल्कि कहां पे है? फ्रांस में है। कजाकिस्तान कारागंडा सही है, यूक्रेन क्रेवरोइरोव, फ्रांस पायरेनीज। ओके दोस्तों, लौ खनिज उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है, उसे सुमेलित करना है। जर्मनी नॉर्मेंडी में, नॉर्मेंडी जो है जो जर्मनी में नहीं है बल्कि फ्रांस में, इसलिए 19 का सी सही सुमेलित नहीं है, सी गलत है 19 का। 20 देखिए, 19 का सी सही, 19 का आंसर हो गया सी। 20 देखिए, किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2020 किसको मिला है? नंदी फाउंडेशन। काफी न्यूज में छाया रहता है, कई न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा इसको, नंदी फाउंडेशन। 20 का बी। 21 देखिए, निम्नलिखित में प्रदेशों में से किस प्रदेश में मतलब किस क्षेत्र में जो है खट्टे फल पाए जाते हैं? सिट्रस फ्रूट, तो मेडिटेरियन रीजन में पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा 21 का सी। अब देखिए, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? चिटगांव, चट्टोग्राम, चिटगांव, इसका आंसर हो जाएगा
चिटगांव से होकर भेजा गया था। चट्टोग्राम भी इसका नाम है। 22 का हो जाएगा आंसर डी फॉर दिल्ली। अब देखिए 23 में अगर आपको एक दो होंगे पता तो उसी के आधार पर आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए बेगो कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात फिलीपींस में। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? ए का आंसर हो जाएगा 3। एक आंसर देख लीजिए 2 में है, ए और बी दोनों में है। अब देखिए कि ए और बी में से जो, अब देखिए बिली विलीज कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, वेल नोन है। डी का हो जाएगा 1। तो ए का 3 और डी का 1 किस में आंसर? बी में ही है। और हरिकेन कहाँ पे हो जाएगा? इस तरह से हरिकेन हो जाएगा बी का हो जाएगा 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और टाइफून कहाँ पे हो जाएगा? टाइफून हो जाएगा चीन में ही हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 3 4 2 1। ए का हो जाएगा 3। बेगो कहाँ पे? फिलीपींस में। बिलीज कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। 2 से ही अगर आंसर निकालेंगे तो बी आंसर निकल आएगा। 23 का हो जाएगा बी। 24 देखिए दोस्तों, जो अशोक साहनी है, अशोक साहनी को जुलाई 2020 में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में टाइम उत्कृष्टता लाइफ टाइम जो है वो उनको दिया गया है। ओके, लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है अशोक साहनी को। अब देखिए डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है? दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। 25 का जब आप मैप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर ये डार्लिंग श्रृंखला मिल जाएगी आपको। 25 का हो जाएगा डी। 26 देखिए सुपोषण के बारे में, यूट्रोफिकेशन के बारे में पूछा गया है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, एकदम सही है। जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, इस पर काफी एल्गी वगैरह जमा हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा संवर्धन की घटना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है 26 के। 27 देखिए कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलहास जो है संबंधित है, मेडागास्कर के पास में बहती है, बार्न करंट है। ओके दोस्तों, हिंद महासागर से संबंधित है। 27 का हो जाएगा सी। 28 देखिए, 28 का आंसर हो जाएगा सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पहले का है, प्रोजेक्ट टाइगर उसके बाद का है। तो 3-1 हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अप्रैल का है और प्रोजेक्ट टाइगर सितंबर का है। देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। 3-1 वन्यजीव संरक्षण पहले है बस अधिनियम, ये ध्यान रखिए, और प्रोजेक्ट टाइगर उसके बाद है। 3-1 हो जाएगा। 3-1 कौन से में है? 3-1 केवल सी में ही है, तो सी का ही आंसर हो जाएगा 3-1। और उसके बाद 2 हो जाएगा। 2 में क्या है? प्रोजेक्ट आती 1992 में। जब ये था अधिनियम कब आया था? 2002 में। ओके दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 28 का सी। अब आप देख लीजिए, अब आप देखिए 29 का। 29 में निर्याती समूहों को सुमेलित करना है। यहूदी कहाँ पे है? इजराइल में। इजराइल की स्थापना ही यहूदी राज्य के रूप में हुई थी एक तरह से। तो ए का हो जाएगा 4। ए का 4 हो गया, तो सी और डी में से कोई आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 50-50 पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए, और देखिए टेढ़ा कहाँ पे है? टेढ़ा कहाँ पे है? सोचिए दोस्तों, विचार कीजिए। टेढ़ा कहाँ पे हो जाएगी? टेढ़ा हो जाएगी लीबिया में। टेढ़ा लीबिया में। और बेजा कहाँ पे है? बेजा है मिस्र में, और आपने नाम भी सुना होगा। और लुर जो है ईरान में है। डी का हो जाएगा 2। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 29 का डी आंसर हो जाएगा। यहूदी इजराइल में हो जाएंगे, और इसके अलावा टेढ़ा हो जाएंगे लीबिया में, और इसके अलावा बेजा हो जाएगा मिस्र में, और लुर हो जाएगा ईरान में। इस तरह से 29 का हो गया डी। अब देखिए 30 का संक्षेप में मैं देख के चल रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में भी आपको डिस्कशन करा रहा हूँ, और एक ही क्वेश्चन पे जमे रहना सही भी नहीं है। अब देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों में से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। क्या कहलाता है? बायो जियो केमिकल साइकिल। एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बायो जियो केमिकल साइकिल भी इसको कहते हैं। ओके दोस्तों, इसको न्यूट्रिशन साइकिल भी कहते हैं, और जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा 30 का ए हो जाएगा। 30 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। 12th की एनसीईआरटी चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा ए। 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए माली की राजधानी बमाको है, माली केप वर्डे की राजधानी नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 31 का डी। मोरक्को की रबात, ट्यूनिसिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीरियस, और माली की हो जाएगी बमाको। केप वर्डे की नहीं है, केप वर्डे की जो है अलग राजधानी है, गलत है। 31 का हो जाएगा डी आंसर, सही सुमेलित नहीं है, नोट पूछा है। अब भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है 1977 में लॉन्च किया गया था, और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लॉन्च किया गया था। तवा डैम के कारण जो प्रभावित हुए थे, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की जो प्रॉब्लम आई थी, उसके कारण मुआवजे की डिमांड कर रहे थे। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन हुआ है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। 32 का डी, 32 का डी। अब देखिए पोस्टमसबर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? मैग्नीज के कारण फेमस है। 33 का हो जाएगा सी आंसर।
33 का हो जाएगा सी। अब 34 देखिए, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के अभाव में क्या टेम्परेचर हो जाएगा एवरेज अर्थ सरफेस का, अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा बी, 34 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 35 देखिए, एटलस पर्वत मोरक्को सही है, ये ए का हो जाएगा 4। और किलिमंजारो कहाँ पे है, किलिमंजारो कहाँ पे है, किलिमंजारो है तंजानिया में, बी का हो जाएगा 3। और इसके अलावा चिम्बाराजो कहाँ पे है, चिम्बाराजो है इक्वेडोर में। और पायरेनीज फ्रांस में हो गया, पायरेनीज कहाँ पे हो गया, फ्रांस में। एक और क्वेश्चन में आपको पायरेनीज दिया हुआ है, वहां से भी आंसर निकल सकता है। यूपीपीएससीएस में 2 पायरेनीज के बारे में है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। 35 का हो जाएगा आंसर ए का एटलस का हो जाएगा मोरक्को, और किलिमंजारो हो जाएगा तंजानिया में। और इसके अलावा सी हो जाएगा 2 चिम्बाराजो का इक्वेडोर, और डी का पायरेनीज हो जाएगा फ्रांस में। 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36 देखिए, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन पर्टिकुलर एरिया और आर कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा ए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा ए। मलेशिया में किंटा घाटी टिन के लिए, टिन उत्पादन के लिए फेमस है, सब जानते ही होंगे। 37 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 38, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौ पदार्थ पाया जाता है। ये जो है मैग्नीज पाया जाता है क्लोरोफिल में, मायोग्लोबिन में पाया जाता है फेरस या आयरन पाया जाता है मायोग्लोबिन में। आंसर हो जाएगा 38 का डी। 38 का आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, 38 का आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन, आंसर डी। किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब किन से गुजरती है तो किन से नहीं गुजरती है वो भी पता चल जाएगा। अब अफ्रीका में देखिए, गैबोन, कांगो, जायर, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। गैबोन, कांगो, जायर, युगांडा, कीनिया, सोमालिया अफ्रीका से गुजरती है भूमध्य रेखा। तो गैबोन है, कांगो नहीं है, गैबोन, कांगो, जायर, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। गैबोन और सोमालिया दी हुई है, तो 1 और 2 आंसर सही सुमेलित हो जाएंगे। अगर 1 और 2 तो नहीं सही सुमेलित कौन से हैं, 3 और 4। 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है 3 एंड 4। आंसर क्या हो जाएगा डी, सही सुमेलित नहीं है। पूछा गया है भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है, सॉरी क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। गैबोन, कांगो, जायर, युगांडा, कीनिया, सोमालिया से गुजरती है। तो इस तरह से भूमध्य ये किससे हो जाएगा, 3 और 4 आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा की और रवांडा से नहीं गुजरती है। 39 का हो जाएगा डी। अब देखिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। 40 का ये, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए, भाग 9 पता ही होगा आपको, बहुत आसानी से याद होगा भाग 9। इसके अलावा फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, फोटोसेल, पानी, सौर सेल नहीं किया जाता है। आपको फोटोसेल में डाउट हो सकता है भाई फोटोसेल कुछ लोग मान भी लें, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए 42 का डी। और अगर आपका ओपिनियन और आपको कहीं ऑथेंटिक मिलती है तो अलग बात है। 42 का वैसे आंसर डी है, चेक कर लिया मैंने, 42 का आंसर डी होना चाहिए। ओके, 43 देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, 1992 में 73rd 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से थर्ड टाइट जोड़ दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने भी सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। 43 का आंसर हो जाएगा सी। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, न्यूप्रिन नहीं है, न्यूप्रिन क्या है, थर्मोसेट है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। 45 की देख लीजिए, नाम सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है, लेकिन नए राज्यों को प्रवेश आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर डी होगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत डी नहीं होगा, कानून द्वारा संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है नए राज्यों का प्रवेश, ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा, इसलिए 45 का आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर 45 का आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। ओके, अब देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, तो ये मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। एक तरह से केमिकली जो है, केमिकली डाइजेशन माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है, सॉरी मैकेनिकल हो जाता है, माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है। और केमिकल जो है डाइजेशन वो आमाशय से स्टार्ट होता है, स्टमक से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे खत्म होता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का बी। 46 का आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, 46 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है यहाँ तक। 47 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है, संसद की भूमिका किसमें नहीं होती है दोस्तों, बताइए, सोचिए, संसद की भूमिका नहीं होती है। Which of the following official does in the removal of which of the following official does the parliament not play any role? पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने में और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को
उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में प्रक्रिया से गुजरना होता है, आपको पता ही होगा। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को आपको पता होगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दैट मीन सीएजी, सीएजी का क्या होता है, सीएजी की भी जो है राष्ट्रपति के आदेश से हटाई जाती है, लेकिन प्रक्रिया एक न्यायाधीश के समान अपनाई जाती है। इट मीन संसद की भूमिका आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आंसर क्या बचा, केवल 3 अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इनको प्रूव्ड इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 47 का 3। इसमें कोर्ट का तो रोल होता है, सुप्रीम कोर्ट का तो रोल होता है जांच करने में, लेकिन पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है। 47 का आंसर हो जाएगा डी, ओनली 3। ओके दोस्तों, 48 देखिए, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी हो जाती है, ठीक है। और पंचायतों के कराए जाने के लिए सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें सन्निहित होता है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग में। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायती राज्यों का सेंट्रल जो होता है इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। ओके दोस्तों, ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। ओके दोस्तों, अब देखिए कौन सा विटामिन मनुष्य में रोग के लिए जिम्मेदार है, विटामिन के। ओके, विटामिन के आंसर है इसका, विटामिन के। ओके दोस्तों, क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अब देखिए 51 में कौन सा हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। संविधान में है ही नहीं प्रोविजन, आर्टिकल 268, 280, 276 किसी में नहीं है। ये सांविधिक या स्टेचुटरी निकाय है, सांविधिक, वैधानिक या कानूनी निकाय है, संवैधानिक नहीं है। सांविधिक स्टेचुटरी होता है और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। स्टेचुटरी दैट मीन्स पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से लाया गया हो, ये पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से लाया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग, लेकिन ये संविधान में प्रोविजन नहीं है। ओके दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा डी, 51 का डी। संथानम आयोग की अध्यक्षता, संथानम आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 1964 में और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था 2003 में। ओके दोस्तों, तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, वैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है, सांविधिक या स्टेचुटरी निकाय है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक नहीं है। 51 का हो जाएगा डी। अब 52 देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में दोनों सही है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है, यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। 52 का हो जाएगा सी। 53 देखिए, अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, कई कंफ्यूजन होगा कि कौन सा है। आंसर तो सही है, अंतर्राज्यीय परिषद का प्रोविजन 263 में, वित्त आयोग का 280 में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आर्टिकल 323 कैपिटल ए में, और संघ लोक सेवा आयोग का प्रोविजन भी आर्टिकल 315 में है। अब चारों सही है, लेकिन आंसर आपको ढूंढना है। वैसे एक क्वेश्चन गलत है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो अब अगर आपको आंसर ढूंढना ही हो तो कैसे आंसर ढूंढेंगे। यूपीपीएससी ने अगर एक आंसर दे दिया तो कौन सा आंसर दे सकती है। आंसर अगर देना होगा तो 53 का डी इस आधार पर दे सकती है कि हमने तो मुख्य थीम पर पूछा है, आप क्वेश्चन की थीम ही नहीं समझ पाए हो। मुख्य यूपीपीएससी का तर्क हो सकता है कि हमने जो आर्टिकल दिए हैं उसकी मुख्य थीम पर आधारित दिए हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रोविजन आर्टिकल 263 में मुख्य थीम है, वित्त आयोग 280 में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 में, लेकिन आर्टिकल 315 की थीम क्या है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के गठन का प्रोविजन है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का गठन का प्रोविजन है, लेकिन इसमें राज्य लोक सेवा आयोग का प्रोविजन नहीं है। इस आधार पर अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो कर दीजिए, इसका आंसर इस तरह से तो डी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर भी जो है यूपीपीएससी को इसको क्वेश्चन को रॉन्ग करना चाहिए और सबको नंबर देने चाहिए। लेकिन अगर आंसर देने में तुल ही गया तो आंसर इसका 53 का डी हो जाएगा। कह देगा कि भाई मुख्य थीम में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का प्रोविजन है। यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रोविजन नहीं, इसलिए आर्टिकल 315 में ये गलत कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यूपीपीएससी गलत देना चाहिए और सबको नंबर देना चाहिए। चलिए देखते हैं 53 देख लिया हमने। 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है, हिंग। 54 का ए। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष की बात करें तो जयंती पटनायक थी। जीके में आप अक्सर पढ़ते रहते हैं जयंती पटनायक। अगर पहले करना हो तो सी और डी हो गया, तो सी और डी एलिमिनेशन के आधार पर हो गया, तो सी और डी में से कैसे चूज करेंगे। अभी लेटेस्ट जो ममता शर्मा रही है, ममता शर्मा 2011 से लेकर 14 तक रही हैं, जब बीजेपी की गवर्नमेंट का आना था और इनका कार्यकाल का पूरा होना था। ऐसा नहीं कि पहले हटा दिया गया हो, भाई कार्यकाल पूरा रहा है। 3 साल का कार्यकाल सामान्य रूप से रहता है, 3 साल का कार्यकाल ममता शर्मा ने पूरा किया था 2014 में। तो
और इसके अलावा अगर बात करें कि गिरिजा व्यास का जो टर्म था दोस्तों पहले जयंती पटनायक का हो गया 1992 से 95 तक, मोहिनीगिरी ये थी उसके बाद 95 से 98, और विवाह पार्थ सारथी थी 99 से 2002 तक, और पूर्णिमा अडवाणी उसके बाद आई है, पूर्णिमा अडवाणी आई है 2002 से 2005। तो जयंती पटनायक के बाद ना तो मोहिनीगिरी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ना ही विवाह पार्थ सारथी दिया है, बल्कि दिया गया है क्या, पूर्णिमा अडवाणी। तो पूर्णिमा अडवाणी जयंती पटनायक के बाद एक के बाद 4 आ जाएगा, और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा डी, 1, 4 और 3। गिरिजा व्यास उसके बाद आई है, गिरिजा व्यास का टर्म क्या रहा है 2005 से 8 तक रही थी, फिर उसके बाद 2008 से 11 तक भी रही थी दूसरे कार्यकाल के लिए भी, और उसके बाद ममता शर्मा, उसके बाद ललिता कुमार मंगलम रही थी 2014 से 17 तक, और उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में रेखा शर्मा जी हैं, रेखा शर्मा। ओके दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 55 का डी, 55 का हो जाएगा आंसर डी, 55 का डी। ओके दोस्तों, अब देखिए 56, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, सही है, लेकिन आंसर हो जाएगा बी, इसका जो है आश्वासन का रीजन नहीं है, 56 का हो जाएगा बी। अब आप देखिए 57, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या 371 जे को 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको इंसर्ट किया गया था 2012 के आसपास। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या किया गया था, हैदराबाद और कर्नाटक रीजन से ये संबंधित है। हैदराबाद ये जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ को 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 था, ध्यान आ गया 2013 में था, और इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि हैदराबाद कर्नाटक रीजन को डेवलप करने के लिए बात की गई थी, और गवर्नर को इसमें एम्पावर किया गया था। और इसमें क्या होगा कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जो नॉर्थ कर्नाटक आगे जैसे बेल्लारी, बीदर, गुलबर्गा, इस तरह के कई डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनके डेवलपमेंट की बात की गई थी, और इसके माध्यम से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से गवर्नर को स्पेशली रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आंसर हो जाएगा 57 का बी, ये 57 का बी 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इंसर्ट किया गया था, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित है। 57 का आंसर हो जाएगा बी। अब 58 देखिए, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कैन बी इजिली कट विद द नाइफ, ए का हो जाएगा 4। पारा एकमात्र ऐसी धातु होती है, मेटल होती है, जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है, लिक्विड होती है। इसके अलावा अगर नॉन मेटल की बात करें, अधातु की बात करें, तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन एकमात्र धातु है, पारा जो है धातु है और ब्रोमीन अधातु है। तो कमरे के तापमान पर द्रव रहने वाली ये 2 तत्व हैं। तो पारा हो गया धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव है, और ब्रोमीन हो गई जो अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। और चांदी आपको पता ही होगा, चांदी क्या है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और शीशे की बात करें तो शीशे की बात हो जाएगी ऊष्मा का कुचालक होता है। शीशा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ए 4 हो जाएगा, सोडियम चाकू से काटा जा सकता है। बी का 2 हो जाएगा, सही है, बी का हो गया 2। तो इसी के आधार पर आंसर निकल आया, और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सी का 1 हो गया, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। शीशा लेड की बात करें तो शीशा लेड ऊष्मा का अच्छा कुचालक, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी, A4 B2 C1 D3। ओके दोस्तों, अब भारत के मान्यवादी सही सुमेलित नहीं है, इसमें मैं आपको बता दूं मूल कर्तव्यों की बात करें तो भाग 4A में दिया गया है। स्टेट की बात करें तो ये भाग 6 में दिया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग 5 में दिया गया है, और संघ राज्य की सेवाएं जो है वो भी, इसका प्रोविजन भी सही सुमेलित है। दोस्तों बताना चाहूंगा भाग 1 में संघ और उसके संबंधित क्षेत्र हैं, और इसके अलावा जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा भाग 2 में सिटीजनशिप, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 36 से 51 तक, भाग 4 में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है, और भाग 5 में संघ का प्रोविजन दिया गया है, यूनियन का प्रोविजन दिया गया है। और इसमें अगर चैप्टर 1 की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव 52 से 58 तक एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो इसी भाग में आ जाते हैं, भाग 5 में ही आ जाते हैं, भारत के मानववादी एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आ जाते हैं। 59 का आंसर हो जाएगा सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग 5 में आते हैं और इन्होंने पता नहीं कौन सा पार्ट दे दिया, 13वां पार्ट दे दिया। 59 का सी वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप 60 फाइब्रोइन कृत्रिम पदार्थ नहीं है, फाइब्रोइन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। 60 का आंसर हो जाएगा ए, 60 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 61 प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है, 30 सदस्य होते हैं, और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के शामिल नहीं होते हैं। 61 का हो गया बी। ओके दोस्तों, 62 देख लीजिए अब जो है नीला थोथा,
नीला तोता नहीं है, नीला तोता है, ठीक है ना, नीला तोता। ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल क्या होता है, कवकनाशी होता है, फंगीसाइड होता है। ए का हो जाएगा 2। यूओसिन रेड इंक होती है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा की जाती है, यूपीपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन आया है। और जिंक फॉस्फाइड को क्या होता है, ये रोडेंटिसाइड होता है, कृंतकनाशी होती है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का हो जाएगा 4। इस तरह से आंसर हो जाएगा सी, 62 का सी आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, 62 का आंसर हो गया सी। 63 देखिए, नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11, अभी ही मैंने बताया भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रोविजन है। संसद नागरिकता को रेगुलेट करने का अधिकार रखती है। 64 देखिए, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों में जो पहले जो था एस्पायरेंट में आता था, लेकिन अब प्रेजेंट में परफॉर्मर कैटेगरी में उत्तर प्रदेश आ चुका है। परफॉर्मर कैटेगरी में पहले जो एस्पायरेंट कैटेगरी में जो 3 स्टेट थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, अब उनको क्या किया गया है, परफॉर्मर कैटेगरी में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम तीनों परफॉर्मर कैटेगरी में आ चुके हैं। ओके दोस्तों, परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 64 का बी। अब देखिए 65 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। सही है, क्योंकि आधुनिक शैली, परंपरागत और संत शैली सभी समाहित हैं। एक तरह से जो है परंपरागत शैली भी पाई जाती है, आधुनिकता के भी तत्व पाए जाते हैं, और एक तरह से सेंट स्टाइल भी पाई जाती है। कई आदर्शवादी तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे डीपीएसपी में देखें और कई मूल्यवादी चीजें देखते हैं। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 65 का आंसर हो जाएगा ए। 66 देखिए, 66 देखिए तो दोस्तों, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत वाराणसी और मथुरा शामिल होती है। 1 और 2 आंसर हो जाएगा। 66 का हो जाएगा सी। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए 67, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, 12। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 67 का बी हो जाएगा आंसर। ये आर्टिकल 164 में इसका प्रोविजन है। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में इसका प्रोविजन है कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिला के जो मिनिमम कम से कम मेंबर होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए 12, और इसमें जो है सामान्य रूप से 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ओके दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 67 का बी। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, बी, 12। आप देख लीजिएगा आर्टिकल 164 क्लॉज 1 आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। 67 का बी। 68 देखिए, जो 68 में क्या हो जाएगा, 68 में जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की बात करें तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट होती है, और जिस ऐसी फर्टिलिटी रेट होती है जिसमें एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमेन, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमेन ये होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जैक्टली रिप्लेस कर देती है जनरेशन को, एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन से। तो इस तरह से 2.1 इसकी होती है, TFR होती है 2.1। ओके दोस्तों, 68 का सी हो गई। और आपको पता होगा केशवानंद भारती बाद 24 अप्रैल 1973 बहुत फेमस था। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था न्यायपालिका ने, और इसके माध्यम से संविधान ने काफी बेसिक स्ट्रक्चर को काफी फैलाया है, और इसके माध्यम से न्यायपालिका को काफी शक्तियां भी प्राप्त हुई है। एक तरह से 69 का आंसर हो जाएगा बी। 69 का हो जाएगा बी आंसर। और आप देखिए 70 में भारत में गरीबी के अनुमान हेतु सभी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। हेड काउंट रेशो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा इनकम सबका यूज किया जा रहा है। ओके दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। 70 का हो जाएगा डी। अब देखिए 71 में इस बार यूपीएससी 2020 में यूपीएससी आईएएस वाले एग्जाम है 2020 में भी आया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 48 नहीं है, आर्टिकल 50 है। ओके दोस्तों, 71 का डी हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है। 39 में समान न्याय विधिक सहायता का प्रोविजन किया गया है, और समान न्याय विधिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक तरह से नालसा का भी गठन किया गया है, और भी कई एजेंसियां हैं जो सहयोग प्रदान करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से नालसा है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है, और आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होगा, यह प्रोविजन किया गया। 71 का हो जाएगा डी आंसर। 71 का क्या हो जाएगा, डी। ओके दोस्तों, डी फॉर दिल्ली। अब देखिए 72 में पहला स्टेटमेंट गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। प्रति परिवार है, इसलिए गलत है दोस्तों। प्रति परिवार है, इसलिए गलत है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा बी। 72 का हो जाएगा बी। इसमें कवरेज है 5 लाख रुपए पर एनम है। इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी केयर इसमें सुनिश्चित की जाती है। प्राथमिक लेवल पर तो घर पे ही व्यक्ति कर लेता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी केयर इसमें सुनिश्चित की जाती है। पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों ही शामिल होते हैं, और 5 लाख रुपए पर फैमिली पर एनम का प्रोविजन है। एनुअली 5 लाख पर फैमिली पर एनम, ना कि पर पर्सन। ओके दोस्तों, और इसमें जो है
आपको पता ही होगा कि आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था योजना, आपने पता ही होगा, पढ़ाई होगा। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 होती है, सही है। 60:40 के रेशो में होती है। 72 का आंसर हो जाएगा बी, 72 का हो जाएगा बी। अगर हम बात करें कुछ हिमालयन स्टेट की बात करें और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो उसमें 90:10 का रेशो रखा गया है। अदरवाइज सामान्य रूप से राज्यों का और केंद्र और राज्य का रेशो रखा गया है 60-40 का रखा गया है। ओके दोस्तों, और इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनमें जो सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रीमियम का वो 100% होता है यूटीज के लिए, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर विधानसभा है, जहाँ पर विधानसभा है यूटीज में, वहाँ पर क्या है 100% प्रीमियम सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत होता है और 60:40 रेशो है किसमें, सामान्य रूप से राज्यों में। ओके दोस्तों, तो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें है, यूटीज जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है शायद उल्टा बोल दिया मैं, मुझे बाद में ध्यान आया। 60:40 राज्यों में होता है, लेकिन 100% कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसी यूटीज में होता है जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, 60:40 सामान्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में अनुपात रखा गया है। और पर पर्सन पर एनम जो है ये प्रोविजन नहीं है, बल्कि पर फैमिली पर एनम का प्रोविजन है 5 लाख का। 72 का हो जाएगा बी। अब आइए दोस्तों 73 पे। 73 भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 कार्यपालिका वाले चैप्टर में है, भाग 5 के अंतर्गत कार्यपालिका वाले चैप्टर 1 में है, ये संविधान में दिया गया है। राष्ट्रपति ऐसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का अर्ह होगा। एकदम सही है, स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद नहीं राष्ट्रपति निर्धारित करे। आंसर क्या हो जाएगा, ए। 73 का आंसर हो जाएगा ए। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है सरकार को सलाह देने के लिए। ओके दोस्तों, 73 का आंसर हो जाएगा ए। पोस्ट की सस्टेनेबल पर्यटन का उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण को प्रबंधन करना। 74 का हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, 75 देखिए, अभी तो आधे क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, टाइम जा रहा है तेजी से, लंबा वीडियो ना बने, ये कोशिश कर रहा हूँ। 75 देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जैसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, एकदम सही, पुनरीक्षण का अधिकार है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, लेकिन कथन की कारण व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। 75 का आंसर हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, 75 का हो गया बी। 76 देखिए, हौसला 2018 में हौसला किस लिए, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, सही है। ये बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, ये भी सही है दोस्तों, ये भी, इसका भी आंसर सही है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये वाला भी सही है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 77 देख लीजिए, अब निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक पर हो सकती है, आपको बताइए होगा, सामान्य विधेयक पर, धन विधेयक पर नहीं हो सकती, संविधान संशोधन पर भी नहीं हो सकती और विनियोग विधेयक पर भी नहीं हो सकती, सामान्य विधेयक पर हो सकती है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा ए। इसके अलावा भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 2024 तक रखा गया है। आपको याद ही होगा, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। 79 देखिए, लॉकडाउन के द्वारा जो महामारी फैली तो महामारी को कंट्रोल करने के लिए और कई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए और सोशल डिस्टेंसिंग और कई तरह से जो जनता पर कुछ थोड़ी सी प्रतिबंध भी लगाए गए, मास्क के लिए अनिवार्य किया गया, कई चीजें की गई, कई लोगों को जो है इस आधार पर कुछ लोगों को एक तरह से डिटेन भी किया, सजा भी दी गई कुछ लोगों को जो है। तो ये जो है कहने का तरीका है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने महामारी के संबंध में महामारी का जो है साधारण रूप से शक्तियों का किन आधार पर प्रयोग किया है। तो ये इसमें मेंटल हेल्थ केयर से मतलब नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एक तरह से डिजास्टर ही था ये। लॉकडाउन में जो है एक तरह से जो कोविड-19 फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और देखिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 इसका भी प्रयोग किया है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 4, आंसर हो जाएगा 79 का सी। 80 आ जाइए, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में की गई थी, लेकिन मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स आया था वो 2010 में आया था। 80 का हो जाएगा सी। अब 81 देखिए, ये सेट भी चल रहा है दोस्तों, सेट भी अपने सेट में देख लीजिएगा जो भी आपका सेट हो। अब देखिए 81 अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने जाने की प्रक्रिया है। ए का हो जाएगा 2। मैंने कई बार अपने वीडियोज में कहा है, आप और भी वीडियोज देखेंगे क्वेश्चन के, और भी वीडियोज देखेंगे क्वेश्चन पॉलिटी के, मैंने डिस्कस कराए हैं, कई वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। भारतीय संसद वाले वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड है ना, उनको देख लीजिएगा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ए का हो जाएगा 2। 67 का उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, ए का 2 हो गया। और बी का क्या हो जाएगा, ए का 2 और बी का हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, बी का हो जाएगा 3, A to B3। और सी का देखिए
इस 94 में स्पीकर को हटाए जाने का प्रोविजन है। और डी में देखिए, डी में दोस्तों, डी में वन है राज्यसभा के उपसभापति को हटाए जाने के संदर्भ में। मैंने अभी हाल ही में उपसभापति को के संदर्भ में एक वीडियो भी बनाया है राज्यसभा के उपसभापति के बारे में, उसको देखना चाहें देख लीजिएगा। 81 का हो जाएगा सी। राज्यसभा के उपसभापति को अभी हाल ही में इलेक्शन किया गया था और उसको हटाए जाने के लिए उस पर नो कॉन्फिडेंस भी मोशन लाया गया। तो किस तरह से क्या होता है पूरा इशू मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। 81 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ओके दोस्तों, 82 देख लीजिए। अब राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, अब देखिए राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जो है इसमें ईयर गलत दिया हुआ है, 2024 तक है इसमें, समझ रहे हो ना, 2020 से 30 नहीं है, 19-20 से 24 तक है। तो पहला गलत हो गया। एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना, ये सही है, डी आंसर हो जाएगा। 82 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। एनआईपी इंक्लूड्स इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओके दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या होता है, सबको इसमें सबको इंफ्रास्ट्रक्चर की, सबको समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। अब हम देख लेते हैं 82 का आंसर हो गया डी। 83 देखिए, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वीडियो भी अपलोड किया है मैंने एक, उसमें थंबनेल पे ऊपर ही आप देखेंगे तो उस पर इमेज पे ही लिखा है 22 जुलाई 1947। अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेशनल फ्लैग के ऊपर मैंने बनाया है, उसमें पहले के डेवलपमेंट भी मैंने दिखाए हैं। उसमें 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था। 83 का हो जाएगा सी। अब देखिए 84 का क्या आंसर हो जाएगा, 84 का भी सी हो जाएगा, दोनों सही है। डूइंग ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है, 63वां, और पहले क्या था 2019 में 77वां स्थान था, 77 था। आंसर हो जाएगा सी, 84 का सी। 85 का आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। 85 का हो गया डी। 86 देख लीजिए, 15% तक बढ़ाई गई है। लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन यूनियन बजट 2021 से हैज बीन एक्सटेंड टू 15%। 15% इसमें दोस्तों किया गया है। ओके दोस्तों, 86, 87 देख लीजिए। विकास अन्वेषण और कार्यालय मूल्यांकन कार्यालय, इंग्लिश में देख लेते हैं डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, ये नीति आयोग के अंतर्गत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 87 का डी। और 88 देखिए, 88 का आंसर हो जाएगा ए। 88 का आंसर हो जाएगा ए का 2, पीएम जन आरोग्य अभियान, पीएम वय बंधन योजना, तो बी का हो जाएगा 3 2017, और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना सी 1, तो सही थोड़ा नहीं है, ईयर लॉन्चिंग में थोड़ा सा इसमें मिसमैच दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सी का 1 मान लेते हैं। डी का 4 हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान और 2014, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 88 का ए। ओके दोस्तों, 88 का ए। 89 देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा खुदरा व्यापारी दुकानदारों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब जो 18 से 40 वर्ष तक हैं वो कर सकते हैं इसमें, और उसमें के लिए वो वॉलेंट्री क्या करेंगे, वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा, ऐसा नहीं कि अपने आप ही पेंशन मिल जाएगी। और इसमें सब्सक्राइबर जो होगा उसको मिनिमम एश्योर्ड कम से कम 3000 रुपये मंथली मिलेगा पर मंथ, और जब वो है 60 वर्ष की एज अटेंड कर लेगा। ओके दोस्तों, और इसमें अगर सब्सक्राइबर जो करता है जो इस स्कीम को, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो है पत्नी को मिलेगा, और एंटाइटल टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में दी जाएगी स्पाउस को। ओके दोस्तों, तो इस तरह से फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस। ओके दोस्तों, केवल पत्नी पर ही लागू होगा। ये तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये गलत है। ये इसमें इनका वार्षिक लेन देन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ओके दोस्तों, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है। और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष की एज होना चाहिए, और एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 89 का, इस तरह से आंसर सी हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है। अब देखिए 90 में देखिए, प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। कंफ्यूजन हो सकता है आपको नाइट्रिक ऑक्साइड दे या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे, तो कंफ्यूज मत होइए। नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। ओके दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होती है ग्रीन हाउस गैस। ओके दोस्तों, इससे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज मत होइएगा। ओके दोस्तों, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसमें क्लियर होगा आपको। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन सभी होती है। ओजोन भी टेक्निकली ग्रीन हाउस गैस होती है, हालांकि ग्रीन हाउस गैसों
से कई उसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती भी है, लेकिन ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होती है। अब देखिए 91 में क्या है, 91 में सामान्यतः पर्यावरण को निम्न ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में वर्गीकृत नहीं किया जाता है दोस्तों, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, इसलिए 91 का हो जाएगा ए। अब देखिए 92 निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु आरंभ किया गया, सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी सही है, दोनों सही है। 92 का आंसर हो जाएगा सी, 92 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब देखिए 93 देख लीजिए, पारिस्थितिकी संक्रमण, ये जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये बेनेट ने दिया था, 93 का हो जाएगा बी। अब देखिए इसमें केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषकों की आय दोगुनी की बात तो लगातार की जा रही है, इसमें भी की गई थी, और बजट में 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के केंद्र थे, ये भी सही है दोस्तों। 94 का हो जाएगा ए, 94 का क्या हो जाएगा ए। अब 95 देखिए, 95 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, समुद्री जल तल का बढ़ना, ये भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों को फैलना, प्रवाल वृत्ति का व्यंजन होना, सभी के सभी आ जाएंगे, सभी के सभी आ जाएंगे, सभी के सभी आ जाएंगे। ओके दोस्तों, डी आंसर है 95 का डी। 96 देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इशू किया जाता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक डालेंगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जैसे गूगल में करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको आ जाएगा। 96 का हो जाएगा सी। अब देखिए 97 का देखिए, सही अनुक्रम में सजाना है आपको। सबसे पहले कौन सा था, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1992 में आई थी, तो सॉरी 1972 में आई थी। और उसके बाद जो है आप देखते सकते हैं कि उसके बाद ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 में, अवर कॉमन फ्यूचर याद होगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसे प्रकाशित किया था, अवर कॉमन फ्यूचर। तो इसका पहले हो जाएगा 4 द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन, फिर 4 का हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा 2, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1988 के आसपास था, और 1 हो जाएगा फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। इसका आंसर हो जाएगा 97 का बी। अब देखिए 98 का हो जाएगा ए, क्योंकि पहले क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी, उसके बाद नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में, और उसके बाद स्वयं सहायता उनका बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में, और इसके अलावा फिर किसान क्रेडिट योजना 98 में पहले आई, फिर उसका रिवीजन किया गया, लगातार चल रही है योजना। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 4123, 98 का हो जाएगा ए। अब देखिए 99 राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो एक तरह से तीनों जहाँ पे मिलते हैं, एक तरह से वहाँ पे है, और इसमें हरियाणा नहीं है, हरियाणा इसका मतलब नहीं है, हरियाणा इसका हिस्सा नहीं है। 99 का हो जाएगा सी। 100 देखिए, कौशल भारत अभियान की शुरुआत, प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च द स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015, सही है, लेकिन गलत क्या है, सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए 100 का हो जाएगा ए। 100 का क्या हो जाएगा ए। 101 देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था। 101 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 101 का आंसर क्या हो जाएगा, 101 का हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, 101 का आंसर क्या हो जाएगा डी, पिछली साल ही लॉन्च किया गया था 101 का जो है डी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में। 100 का हो जाएगा डी। अब देखिए 102, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, इक्ष्वाकु वंशों को, इक्ष्वाकु वंशों को शासकों को कहा गया है। 100 का 2 का बी। फैक्चुअल में सीधा सीधा चल रहा हूँ, जो समझाने की जरूरत होगी मैं उसको मैं आपको समझा दूंगा। 103 देखिए, किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, पहले दांडेकर और रफ ने किया था, उसके बाद अलग समिति ने किया था, ठीक है। 103 का आंसर हो जाएगा ए। 104 देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमी, अब इसमें थोड़ा सा आपको समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि कोई कह रहा है राजस्व प्रबंधन और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मार्ग निर्माण, और सब अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। राजस्व प्रबंधन इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा मौर्य काल में जो क्राउन की जो लैंड होती थी, जो गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर होती थी, तो उसको उस पर क्या होता था, उसका जो सुपरिटेंडेंट उसकी देखरेख के लिए होता था, सुपरिटेंडेंट होता था एग्रीकल्चर का, उसको कहा जाता था सीताध्यक्ष, लेकिन गवर्नमेंट लैंड के लिए, क्राउन लैंड के लिए होता था। ओके दोस्तों, और उस समय पर सबसे मेन सोर्स था जो लैंड टैक्स था, भूमि पर जो कर लगाया जाता था, वो 1/6 से लेके 1/4 तक लगाया जाता था, ठीक है, उत्पादन के आधार पर। और रेवेन्यू ऑफिसर इसको कलेक्ट करता था, और इसका नाम था एग्रोनोमी। और
वह क्या करता था, वह मेजरमेंट करता था, लैंड क्या करता था, लेवी टैक्स करता था, टैक्स को लेवी करता था और कलेक्ट भी करता था। ओके दोस्तों, तो इसका एग्रोनोमी, राजस्व प्रबंधन, मार्ग निर्माण में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मार्ग निर्माण में कंफ्यूज मत होइए, आंसर इसका डी है, 104 का डी है, ठीक है ना, 104 का आंसर इसका हो जाएगा डी। अब देखिए 105 का सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता आ जाएगी इसमें 105 में, क्योंकि मानव विकास सूचकांक के में दोस्तों आपको पता ही होगा कि महबूब हक और अमर सेन ने इसको प्रारंभ किया था, और इसमें लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसके अलावा लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का मेजरमेंट किससे होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, और इसके अलावा ज्ञान नॉलेज, इसमें जो है एक तरह से जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इसमें शामिल किए जाते हैं, और इसके अलावा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को भी देखा जाता है जो नॉलेज के अंतर्गत। इसके अलावा एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखा जाता है, एक अच्छा जीवन स्तर भी देखा जाता है, तो उसको देखा जाता है पर कैपिटा इनकम से। ओके दोस्तों, पर कैपिटा इनकम भी इसमें प्रति व्यक्ति आय भी इसमें शामिल होती है। ओके दोस्तों, ओके यहाँ तक क्लियर है। और अब इसमें सामाजिक असमानता नहीं आती, 105 का हो जाएगा डी, 105 का आंसर हो जाएगा डी, सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब देखिए 106 का मत्स्य कहाँ पे था, मत्स्य था विराटनगर में, मत्स्य कहाँ पे था, विराटनगर, इसकी राजधानी हो गई पी कुरु, कुरु की राजधानी क्या होगी, कुरु, कुरुक्षेत्र, याद कीजिए, कुरु से बी का हो जाएगा 4 इंद्रप्रस्थ, कुरु से हो जाएगी इंद्रप्रस्थ इसकी, और इसके अलावा सी सूरसेन, सूरसेन कौन सी हो जाएगी, मथुरा, सूरसेन मथुरा, अस्मक, अस्मक की हो जाएगी पोतन। ओके दोस्तों, इस तरह से आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 106 का सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति, कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाय ऑस्कर लुइस, 107 का ए। 108, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है, सही है, पूर्ववर्ती शासकों से पहले की है अच्छी से। चोल राजाओं ने मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं, सही है इसमें। द चोला रूलर्स अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स गिविंग ए हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्टरीज, ये भी सही है, तो सही रीजन भी है इसका, 108 का ये आ जाएगा। 109 देखिए, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार की चर्चा की गई। ड्यूरिंग द मिड 80s decade of 20th century the negative aspect of development were discussed। 20th century इसका मतलब 80s के मतलब 1980s में, ठीक है ना। तो राजनीति एवं विकास की बात नहीं की गई थी, बात की गई थी देखिए दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण की बात की गई थी, एनवायरनमेंट की बहुत बात की जा रही थी, 1972 से स्टार्ट हो गई थी समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर लगातार जो है इसकी बातचीत चल रही थी, और वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर ब्रंटलैंड कमीशन ने रिपोर्ट जारी की थी, आपको पता ही होगा। तो राजनीति एवं विकास संबंधित नहीं है, जन सामान्य का विस्थापन, पुनर्वास, इन सब की भी चर्चा की जा रही थी, माइग्रेशन वगैरह की। 109 का आंसर हो जाएगा सी। 110 देखिए, BS बाकंकर इसका आंसर है। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल क्षेत्र प्रागैतिहासिक महत्व को भी खोज निकाला। तो डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक पेंटिंग से भी BS बकंकर इसका आंसर है। 110 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटी 12, 111 का बी। अब देखिए, अब इसको सही सम्मिलित करने के लिए बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। अब देखिए, आपको अगर कुछ भी पता है, अगर आपको बालू पता है, बालू हरियाणा में है, बालू कहाँ पे, हरियाणा में, और मांडा कहाँ पे है, मांडा जम्मू कश्मीर में, आपको पता ही होगा। पाडरी गुजरात में है, पाडरी कहाँ पे, गुजरात में, और उल्लास कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 112 का डी, 112 का डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, 112 का आंसर हो जाएगा डी। 113 देखिए, अब वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रतिवेदन प्रारंभ हुई। यह प्रतिवेदन कौन सा, अवर कॉमन फ्यूचर, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ 3-4 बार जो है क्वेश्चनों में, जो अवर कॉमन फ्यूचर इसका आंसर है रिपोर्ट का। 113 का बी। अब देखिए 104 में जो है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुसैन आबू जायद अलमूदी तथा अलवरनी ने किया है, सही है। सामूपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, सही है। दोनों रीजन भी बैठ रहे हैं, रीजन 1 और 2 रीजन से मतलब ही नहीं, रीजन पूछा ही नहीं गया है और रीजन के बारे में बात भी नहीं की गई है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 114 का सी हो जाएगा, सी फॉर जो भी है, कोलकाता मान लीजिए, कैट मान लीजिए, सी 114 का सी। 115 देखिए, अटल नवोन्मेष मिशन, ये किस में आता है, नीति आयोग में आता है, बी आंसर 115 का बी। और भारत, अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन है 116 में, 116 का आंसर क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 116 का आंसर,
और बता रहा हूँ इसमें कोई आंसर चेंज भी नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा। 116 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 116 में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने 1919 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा था NM जोशी को। NM जोशी को ऑथोराइज किया था और BP बाडिया भी गए थे, लेकिन वो एडवाइजर के रूप में थे। वो कौन थे? एडवाइजर के रूप में थे। NM जोशी नॉमिनेट किए थे, गवर्नमेंट ने प्राधिकृत किया था उनको। और ये NM जोशी दोस्तों सोशल सर्विस लीग से भी संबंधित थे और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से भी संबंधित थे, और इनको वर्कर्स के डेलीगेट के रूप में भेजा था। और BP बाडिया, ये आपको पता ही होगा, ये थियोसॉफिस्ट थे और इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन की भी स्थापना की थी BP बाडिया ने। और लेकिन इनको एडवाइजर के तौर पर भेजा था कि भाई आप सलाह देने का कार्य कीजिएगा NM जोशी को। ओके, 116 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, NM जोशी। क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर भी अगर आपको देखना ही है, आपको सोर्स भी बता देता हूँ। इंटरनेशनल इंडिया इन ILO, इंडिया इन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इन ILO नाम से एक PDF मिल जाएगा आपको ILO से संबंधित, तो आपको वहां पे इसका मिल जाएगा। 116 का आंसर हो गया बी। अब 117 देखिए, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरणीय आंदोलन की गति के मिली किसके लेखक है? रेचल कार्सन। 117 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 117 का आंसर हो जाएगा सी। 118 का देखिए, एक्स लासेपेल, इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, फिर से प्राप्त हो गया था। तो 118 का हो जाएगा सी। और 119 देखिए, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी? 1975 में। पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा सब थी। परिवार नियोजन के बारे में इसमें प्रोविजन नहीं था। 119 का आ जाएगा आंसर डी। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए नेक्स्ट 120 देखिए, 120 में भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, ध्यान कीजिए कौन था? लॉर्ड लिटन, उसने प्रतिबंध लगाया था ना कुछ। ए का हो जाएगा टू और बी का हो जाएगा वन। शाही पद अधिनियम 1876। ओके, रॉयल टाइटल एक्ट उसी टाइम पे आया था। सी का हो जाएगा 4, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। ओके दोस्तों, 120 का आंसर हो जाएगा डी। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 121 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, आप जानते ही होंगे, तो ए का 4 लगा दीजिए। और उत्तर वैदिक सभ्यता तक होते होते वो कृषि होने लगी थी। और देखिए दोस्तों, ऋग्वेद जो सभ्यता थी वो चारागाह थी, और इसके अलावा मध्यकाल में दोस्तों जमींदारी प्रणाली स्थापित होने लगी थी। तो A4, B3, C1 और D2। 121 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 122 सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी का, इसमें आपको मिलेगा। और उत्तर प्रदेश और कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस जनगणना में 10 लाख नगर बने? 1971 और 1981 बने थे। 1971 में कानपुर बना था और लखनऊ बना था। 1981 में। क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है और ज्यादा उसका रिलीवेंस बनता नहीं है। 123 का सी है, लेकिन जान लीजिए आंसर तो आपको बताना ही है ना। 123 का सी हो गया। 124 देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे भागने वाली बात नहीं है, यहाँ पे भाग, पार्टिसिपेट कौन नहीं किया था? M.K. गांधी पार्टिसिपेट किए थे, सरोजिनी नायडू पार्टिसिपेट किए थे, पंडित मदन मालवीय भी पार्टिसिपेट किए थे, तो ABC पार्टिसिपेट किए थे, राजेंद्र प्रसाद पार्टिसिपेट नहीं किए थे इसमें दोस्तों। ओके, जो सरोजिनी नायडू थी इंडियन वीमेन की एक रिप्रेजेंटेटिव थी, महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव थी। पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे और M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भी इसमें थे। गांधी एलिमेंट पैक्ट हुआ था ना, उससे आपको पता ही होगा। तो इसमें जो है इन लोगों ने भाग लिया था। ओके दोस्तों, तो डी 124 का डी, राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। अब जजमानी प्रथा तो नॉर्थ इंडिया की 125 में देखें तो जजमानी ए का वन हो जाएगा 12 बलूटे। 12 बलूटे कहाँ पे प्रणाली? महाराष्ट्र में। बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा मरासी, मद्रास वाले क्षेत्र में। मद्रास मतलब तमिलनाडु हो गया। सी का हो गया तमिलनाडु, सी का 4 और डी का 2 अडाड़े कहाँ पे? कर्नाटक, मैसूर वाले क्षेत्र में। ओके दोस्तों, मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक में। तो 125 का आ गया डी। अब देखिए 126, जल्दी इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। 126 में देखिए, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किसकी है? लाला लाजपत राय की। तो ए का हो जाएगा 3 और गीता राइस किसने लिखी थी? अपने बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। होम रूलिंग मूवमेंट चलाया था, लेने की उन्होंने नींव तो रखी थी। ओके दोस्तों, तो ए का हो गया 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का ए नेशन इन मेकिंग। नेशन मेकिंग किसकी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। इंडियन लिबरल यूनियन उन्होंने स्थापना की थी। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी है?
इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस तरह से आंसर हो जाएगा ए, 126 का ए। 127 देखिए, मार्जिनल मैन की संकल्पना रॉबर्ट ई पार्क ने दी थी, रॉबर्ट ई पार्क ने, क्योंकि दूसरों की संस्कृति को फॉलो करते करते अपनी संस्कृति से व्यक्ति बेगाना होने लगता है, इसे मार्जिनल मैन की संकल्पना दी थी रॉबर्ट ई पार्क ने। कहा था कि भाई अपनी संस्कृति को भूल जाता है व्यक्ति और दूसरे की संस्कृति से फॉलो करता रहता है तो दूसरी संस्कृति में खो जाता है, अपनी संस्कृति से बेगाना हो जाता है। 127 का ए। और देखिए आप जो है 127 का 128, डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? हैदर अली ने। 128 का हो जाएगा बी, हैदर अली। 128 का हो जाएगा बी, हैदर अली। 129 देखिए, कौन सा एक वन्य प्राणी के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन? लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट होता है, जंगलों में दोस्तों आग लग जाती है, लेकिन भाई ये विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं होता है। अब आग लग जाती है वो अलग मैटर है, अदरवाइज वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, इससे विलुप्तीकरण होता है, तो इसके लिए साइड कन्वेंशन लाया गया है। और इसके अलावा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण भी नेचुरल फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जंगलों में आग लगा देना। ये अलग बात है, जंगलों में आग लगा देना, आग लगा दी जाए जानबूझ के तो वो तो अलग बात है, विलुप्त करने में तुल ही जाओ तो इस तरह से क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। बी प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख कारण है ए, सी और डी। 133 देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। एकदम सही है, पूरी तरह से सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्गों का निर्माण हुआ। इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री में डिफरेंट क्लासेस क्रिएट हुए थे, लेकिन इसके कारण नहीं क्रिएट हुए थे, तो एक कारण सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो कारण नहीं है कथन का। आंसर हो जाएगा 130 का बी। 131 देखिए, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? हुबली, हुबली आंसर है इसका आंसर दोस्तों। ओके दोस्तों, हुबली आंसर है, हुगली नहीं है, हुबली, कर्नाटका में, ध्यान रखिए। 131 का ए। अब इसको मिलाइए 132 का, 132 को मिलाने में आपको अच्छी खासी परेशानी आ जाएगी। 132 में अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाएगी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी थी बताओ दोस्तों? किताब उल हिंद लिखी थी बरूनी ने, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी, और ये उसके साथ में आया था, किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। ओके दोस्तों, किताब उल हिंद अल बरूनी की है, पहले हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद हो जाएगी पृथ्वीराज रासो की हो जाएगी। पृथ्वीराज रासो आपको पता ही होगा, मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई ने लिखी थी, तो दूसरा ही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें उसके बाद कौन सी हो जाएगी? उसके बाद हो जाएगी दोस्तों तबाकत नासरी। तबाकत नासरी सुल्तान नासिरुद्दीन के नाम पर है, और ये एक तरह से इलाबोरेट हिस्ट्री है इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर, और इसमें पर्सियन में लिखी गई है। और मिनाज उस सिराज ने लिखी थी, कंप्लीट हुई थी 1260 में, 1260 में कंप्लीट हुई थी तबाकत नासरी। इससे आप याद रखिए। तो 3 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा 1, फतवाए जानदारी। फतवाए जानदारी जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। ओके दोस्तों, और ये लिखी गई थी फतवाए जानदारी। ओके दोस्तों, 3214, 132 का हो जाएगा डी। अब देखिए 133 में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना है दोस्तों? ये काफी चर्चा में रहा था, न्यूज में काफी रहा था। यूएई है इसका आंसर, संयुक्त अरब अमीरात। ओके दोस्तों, अब देखिए 134, 1600 शताब्दी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय पर गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। ये आंसर है इसका, फैक्चुअल है। अब इसमें बांग्लादेश में हाल ही में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों। 135 का डी आंसर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर के लिए मुफ्त इंटरनेट थी, उस पर प्रतिबंध लगाया। 135 का हो जाएगा डी। और 136 देखिए, 136 अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास तो किया था, लेकिन कोई दबाव नहीं डाला था। अभिभावकों को दबाव से अलग से स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, नहीं, ये गलत है। ये आंसर हो जाएगा ए, 136 का हो जाएगा ए। अब देखिए 137, इंडिया आइडिया समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया आइडिया समिट जो है होस्ट की थी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने, यूएसआईबीसी ने, और इसकी जो थीम क्या थी? थीम थी बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर थी इसकी थीम। भारत का सशक्तिकरण नहीं थी। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 137 का 138 देखिए,
138 अगर देखें दोस्तों तो इसमें आपको जो भी पता हो, अगर एक पता है दीवाने तन पता है, मान लीजिए दीवाने तन पता है तो जागीर और बेतन को देखना, इसका एक काम था। तो A3 अगर एक भी पता है आपको, दीवाने तन भी पता है, तो बी आंसर इसका साफ साफ दोस्तों आ जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। डी का आ जाएगा बकिया निवीस। बकिया निवीस से प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने से संबंधित है। बी हो जाएगा 138 का बी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 139, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? प्रयागराज। सीधा सीधा है, करंट में रहा था। आंसर हो जाएगा डी, 139 का डी। अब देखिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब की है दौलताबाद में, शेख मोइनुद्दीन मोहम्मद हुसैनी इनका है गुलबर्गा में, और शेख निजामुद्दीन औलिया की आपको पता होगा निजामुद्दीन में है दिल्ली में। आंसर क्या हो जाएगा 140 का डी। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? मुल्तान में नहीं है। 140 का हो जाएगा डी। 141 देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा 2021 में? हरियाणा करेगा। एक घोषणा की गई खेल मंत्री ने, भारतीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने घोषणा की। 141 का हो जाएगा ए। अब दोस्तों 142 मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, 142 मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर अपन पहुंचेंगे। आंसर इसको डिस्कस करूंगा दोस्तों और आपको सोर्स भी दिखाऊंगा यहाँ पे। अब सोर्स में आप सबसे पहले मैं आंसर बताऊंगा साहब नहर। अब कहेंगे कि नहरे वेस्ट होगा, कोई कहेगा शेख नू नी होगा, कोई कह सकता है नगर नहरे आगरा भी कह सकता है कोई, लेकिन मोस्ट जो क्लोज जो आंसर है वो साहब नहर और नहरे बेस्ट आंसर है। साहब नहर और नहरे बेस्ट, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है बी और सी में। इसका साहब नहर आंसर है दोस्तों। कैसे है मैं अब आपको सोर्स भी दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 142 का बी आंसर है। मैं आपको बता देता हूँ, सोर्स थोड़ा सा बता देता हूँ तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। एक किताब है सूबा ऑफ दिल्ली अंडर द मुगल्स 1580 to 79। इसमें इस चीज का उल्लेख मिलता है, इसमें इस चीज का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें दिखा देता हूँ, कुछ पेजेस दिखा देता हूँ इस किताब के, क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग है और मोस्ट कंफ्यूजिंग आंसर नहीं बताएंगे तो मजा आएगा नहीं। मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को, आप देख लीजिएगा। बहुत मैं इसको आगे निकालने में थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ और इसको मैं पूरा डिस्कस भी कर लूँगा। इसको आप देखिए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो रिवर थी, कौन कौन सी? दो रिवर थी। इसमें दो रिवर कौन कौन सी थी? एक तो ईस्टर्न कैनाल और एक वेस्टर्न कैनाल नहर थी। ईस्टर्न कैनाल और वेस्टर्न कैनाल नहर थी। ईस्टर्न कैनाल और वेस्टर्न कैनाल नहर थी। और वेस्टर्न कैनाल जो थी उसको किसने बनवाया था? वेस्टर्न कैनाल को बनवाया था फिरोज तुगलक ने। वेस्टर्न कैनाल को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेनेटरी बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं आपको कर्सर को कर दे रहा हूँ, अभी आपको बता दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों, जिससे आपको एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपका एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं आपको इसको किताब को बता दे रहा हूँ और जब एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न दो कैनाल थी। तो वेस्टर्न कैनाल का निर्माण कराया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने जब इसका निर्माण कराया तो अकबर ने क्या किया? और इसमें क्या था, इसमें जो बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा ध्यान पेज पलटने पे है। अब मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट मेजर वर्क ऑन द कैनाल इन अकबर्स टाइम सीम्स टू हैव बीन कैरिड आउट बाय शिहाबुद्दीन खान who was governor of Delhi about the year 1516. Since the canal is said to have run from the Yamuna to Safedon, it must have been the Rajbah rather than उलूग खानी। दो कैनाल थी, एक तो थी उलूग खानी और एक थी राजा बाह। तो जो अब देखिए यहाँ पे राजा बाह रेदर देन उलूग खानी, दैट वाज री एक्सकेवेटेड, द रेनोवेटेड कैनाल वाज नेम्ड साहब नहर। साहब नहर यहाँ पर नाम दिया गया था। ये देखिए दोस्तों, यही से क्लियर हो गया। उलूग खानी नहीं थी, कौन सी थी? रजब बाह थी। और जो उलूग खानी से नियरेस्ट थी वो शेखू नी थी और इसका नाम जहांगीर के नाम पर रखा गया था। उसको शेखू बाबा कहते थे। तो मेरे ना अकबर उसको शेखू नी कहते थे, शेखू बाबा, ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा साहब नहर के बारे में अगर बात की जाए, इसमें जो शेखुनी के बारे में साहब नहर से क्लोज नहीं मिलता है। इसमें जो सनद है, जो ऑर्डर दिया गया था, उसमें ये सारी चीज़ों का नहीं मिलता है। ये रेदर देन रजब बाह के ज़्यादा
समीप मिलता है। द सनद डज नॉट रेफर द साहब नहर विच कैन ओनली एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग द ऑर्डर हेड इन द माइंड उलूग खानी रेदर देन रजब बा। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आपको और क्लियर बता देता हूँ, और आपको एकदम सोर्स लिखा हुआ है वही बता देता हूँ मैं। अबुल फजल ने शेखुनी का रेफरेंस दिया था, सब दिया था, उलूग खानी का दिया था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रजब बा की बात हो रही है। देखिए रजब बा ब्रैकेट में ही दिया हुआ है, रजब बा साहब नहर रजब बा ब्रैकेट में ही दिया हुआ है बुक के किनारे में ही, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अकबर ऑर्डर्ड दैट कैनाल बी डीपन्ड एंड वाइडन्ड सो दैट इट माइट सप्लाई वाटर ऑल थ्रू द ईयर अप टू हंसी एंड इसार। ओके दोस्तों, मैं आप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये यमुना से निकाली गई थी। और दोस्तों दूसरी और चीज़ बताऊँ मैं, और जो और निकाली गई थी वो सतलज से निकाली गई थी, उलूग खानी रिवर, जिनसे इन और रिवर का जैसे शेखुनी और नहरे वेस्ट इन सब चीज़ों का उद्भव देखा जाता है। तो शाहजहाँ की जो नहरे वेस्ट है और वो सफ़ेदौन तक नहीं बचती थी, उसके बाद नहीं बहती थी, तो इसलिए ये यमुना से निकाली गई थी। कौन सी? रजब वा नहरे वेस्ट, और सफ़ेदौन से बात बहती नहीं थी, सफ़ेदौन समझ रहे ना। तो इसके नहरे वेस्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर है दोस्तों, आंसर क्या है इसका? रजब बा, आंसर है रजब बा। और भी शेखुनी वगैरह के बारे में वर्णन कई किताबों के बारे, कई नहरों के बारे में दिया गया है, लेकिन उन सब का कोई मतलब नहीं निकलता है। और आपको भी बताना चाहूँगा, शाहजहाँ ने जो डिसाइड किया था शेखुनी का जो अलाइनमेंट को फॉलो करने के लिए, और नहरे विस्त उसको, उसका जो नाम था नहरे विस्त, तो उस आगे उसका ही नाम दिया गया था, समझ रहे ना। नहरे विस्त आल्सो कॉल्ड नहरे फैज, और ये साहब नहर नहीं है, ये शाह नहर है। उसने शाहजहाँ ने अपने ही नाम पर शाह नहर नाम दिया था दोस्तों, शाह नहर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। आपका जो काफ़ी कुछ निकल गया, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी जो है और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी मैं डिस्कस करा देता हूँ। इसमें थोड़ा आपका टाइम लग गया होगा, सॉरी फॉर दैट, बट आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है मुझे जो है कि आपका ये क्वेश्चन में अब आपको डाउट नहीं रहेगा किसी भी आंसर शीट में। लेकिन दोस्तों फिर भी एक संभावना है कि यूपीपीएससी नहरे वेस्ट भी दे सकती है और आंसर दे सकती है। आंसर ये भी साहब नहर देना चाहिए, जो साहब नहर मोस्ट क्लोजली आंसर है। और मैंने आपको सोर्सेज भी दिखा दिए, लेकिन हो सकता है किसी सेकेंडरी किताब में अगर कुछ और दिया हुआ है तो और चीज़ें भी आ सकती हैं, और चीज़ें भी दी जा सकती हैं। तो इसलिए नहरे वेस्ट इसमें आंसर नहीं है, और इसका आंसर है साहब नहर दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं 5-6 क्वेश्चन, उनको भी देख लेते हैं। थोड़ा पलटने में टाइम लग रहा है उसी तरह से जैसे पहले लगा था। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, किताब को हमने देख लिया। किताब का मैंने आपको सोर्स सारी चीज़ें बता दी, जो है आपको नेट पे भी मिल जाएगी ये वाली बुक, जो है नहरे वेस्ट से संबंधित। चूँकि मोस्ट कंफ्यूजिंग थी इसलिए मुझे आंसर देना पड़ा। अब इसका मैं आगे के क्वेश्चनों को बता दे रहा हूँ आपको। आगे के क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहरे वेस्ट, इसमें तो काफ़ी टाइम लग गया था। देखिए साहब नहर इसका आंसर है, मोस्ट क्लोजली आंसर। नहरे वेस्ट भी अगर यूपीपीएससी आंसर दे दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन रजब बा का आंसर है साहब नहर। 142 का बी आंसर। अब देखिए 143, अगर इसमें नहरे वेस्ट देती है और आपने साहब नहर लगाया है, तो आप यूपीपीएससी को इसका जवाब देते हुए ये वाला सोर्स भी आप दे सकते हैं। ये आप इसका सोर्स भी आप दे सकते हैं कि साहब नहर मैंने लगाया और साहब नहर होना चाहिए, तो यूपीपीएससी चेंज भी कर लेती है। अब 143 देखिए दोस्तों, मोहन बागान जो नेशनल पे पंजीकृत हुआ है, फुटबॉल क्लब बनाया है, ऐसा फुटबॉल क्लब जो नेशनल पे लिस्टेड हुआ है। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें जो है किताबें नौरस किसने लिखी है? इब्राहिम आदिल दुती ने लिखी है। 145 देखिए, किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चल अपनी यात्रा प्रारंभ की? 8 अगस्त 2020 को देवलाली से दानपुर। देवलाली कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और दानपुर कहाँ पे? बिहार में। और उत्तर प्रदेश के जो है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वैध सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? मिर्जापुर। कई मैगजीन के फ्रंट पे ही मिर्जापुर का फोटो छपा हुआ था, समझ रहे हैं। 146 का आंसर डी है। और इसके अलावा 147 की बात करें तो ईस्ट एशिया सम्मेलन दोस्तों वर्चुअली हुआ था। वर्चुअली इसलिए सिंगापुर आंसर नहीं है। G20 सम्मेलन ओसाका में हुआ था। G7 सम्मेलन 2019 बिहारिज में हुआ था। और ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक में हुआ था। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 वर्चुअली हुआ था, किसी पर्टिकुलर स्थान पर नहीं हुआ था, इसलिए 147 का आंसर हो जाएगा ए। 148 देखिए, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों में को रामसर साइट में शामिल किया गया? 6। 148 का है बी आंसर।
अब देखिए भारत के किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई छत्तीसगढ़ में। 149 का आंसर हो जाएगा सी, 149 का हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए भारत के अंडमान और निकोबार समूह की मूल निवासी नहीं है, रेंगमा नहीं है, हालचू, ओंगे और सोमपेन सभी है। 150 का हो गया बी। सो दोस्तों आपने देख लिया होगा सब क्या आंसर है, किस तरह से क्या चीज़ है। कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी मैंने, डाउटफुल क्वेश्चन भी आपके दूर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अब इतनी मेहनत की है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए सभी अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है उनके भी, जिससे और लोगों को भी आंसर पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।